नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत में ओमिक्रॉन का चौथा केस मिला। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटा शख्स मिला संक्रमित। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात, कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स साउथ अफ्रीका का था और फिर दुबई से होते हुए वह भारत पहुंचा। कोरोना टेस्ट करने के बाद शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। दोस्तों, 33 साल का यह महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाला शख्स है। पिछले महीने कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था और अब उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। यह भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का चौथा पुष्ट केस है। फिलहाल इस शख्स को कल्याण डोंबिवली कोविड सेंटर केयर में रखा गया है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर अर्चना पाटिल ने मुंबई में कहा कि कल्याण डोंबिवली नगर निकाय क्षेत्र का एक व्यक्ति कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित पाया गया है। यह राज्य में पहला आधिकारिक दर्ज मामला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किसानों ने एमएसपी कमेटी के लिए तय किए 5 नाम आंदोलन खत्म करने पर कही यह बात। दोस्तों, किसान कानूनों के वापस हो जाने के बाद एमएसपी का मुद्दा कई दिनों से चर्चा में है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एमएसपी पर बनने वाली कमेटी के लिए जो 5 नाम मांगे थे, उनमें किसान संगठनों की तरफ से किसान नेता अशोक धाउले, गुरनाम चंडूड़ी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का और बलवीर सिंह राजेवाला का नाम तय हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों की ओर से कई नामों पर विचार किया गया। जी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने बताया कि पंजाब की तरफ से एमएसपी पर बनने वाली कमेटी के लिए बलबीर सिंह राजेवाला का नाम फाइनल हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक धाउले ने कहा कि ये किसानों की जीत है। इस दौरान किसान नेताओं ने अपनी मांगों को फिर से दोहराया और कहा कि बिजली बिल बढ़ाने का नियम वापस लिया जाना चाहिए और सभी किसानों पर हुए मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। दोस्तों, किसान नेता ने कहा कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में सिंधु बॉर्डर पर एक स्मारक बनना चाहिए। साथ ही यह भी बताया कि अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फिर से जागा नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम। इंडो पाक बॉर्डर को लेकर कही यह बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर अपनी बयानबाजी और पाकिस्तान प्रेम के चलते चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उनका पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। दरअसल दोस्तों, शनिवार को सिद्धू ने कहा कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर को खोल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर खुलने से सबको फायदा होगा। अमृतसर से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर बंद होने से सबको नुकसान हो रहा है। अगर बॉर्डर खुल जाएगा तो इससे व्यापार में मदद मिलेगी। बॉर्डर खुल जाने से कई देशों के व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान व्यापार 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इससे 34 देश व्यापार करते हैं, लेकिन बॉर्डर बंद होने से हम केवल 3 बिलियन डॉलर का ही व्यापार कर पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ओमिक्रॉन के डर के बीच केंद्र का 6 राज्यों को अलर्ट। कहा आने वाले दिनों में बढ़ सकती है मुश्किल। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आने लगे हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को 6 राज्यों को पत्र लिखकर वहां की कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और कहा है कि अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो मुश्किलें बढ़ सकती है। स्वास्थ्य सचिव ने जिन 6 राज्यों को पत्र लिखा है, उनमें केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और मिजोरम शामिल है। इन राज्यों में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामले, कोरोना संक्रमण की बढ़ती पॉजिटिविटी दर और बढ़ती मृत्यु दर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को निर्देश दिया है कि वो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट टीकाकरण को सुनिश्चित करे। साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर निगरानी रखे। केरल में बढ़ती मृत्यु दर पर और केस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में कोरोना वायरस के नए मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा तमिलनाडु के 3 जिलों में भी कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक के 4 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे को लेकर नई तारीखें आई सामने, बीसीसीआई ने लगाई मोहर। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मैच अधिकारियों और सहयोगी सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए शनिवार को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी कर दी। बीसीसीआई ने यहां अपने वार्षिक आम बैठक के दौरान यह फैसला लिया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका दौरे को लेकर भी निर्णय हो गया है। पहले मुकाबले 17 दिसंबर से शुरू होने थे, अब मुकाबले 26 दिसंबर से शुरू होंगे। दौरे पर टीम 3 टेस्ट और 3 वनडे खेलेगी। 4 मैचों की T20 सीरीज बाद में होगी। बीसीसीआई ने 90वीं एजीएम के बाद एक बयान में कहा, मैच अधिकारियों और सहयोगी सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। यह हालांकि उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। बोर्ड के इस फैसले से एम्पायर, मैच स्कोरर, मैच रेफरी जैसे अधिकारियों को फायदा होगा। इस बीच क्रिकेट साउथ अफ्रीका अगले कुछ दिनों में नए वेन्यू और नए कार्यक्रम की घोषणा करेगा। कोरोना के नए वेरिएंट के कारण दौरे में बदलाव किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो मार्केट में कोहराम, बिटकॉइन 17% टूटा। इथेरियम और डोजी कॉइन समेत दूसरी करेंसी भी धराशायी। जी हां दोस्तों, भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर छिड़ी बहस के बीच शनिवार को क्रिप्टो बाजार में कोहराम मच गया। बिटकॉइन समेत दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट आई है। दुनिया की सबसे प्रचलित क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के दाम करीब 20% तक टूट गए हैं, तो दूसरी ओर इथेरियम और डोजी कॉइन समेत दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी बुरी तरह लुढ़क गई है। कॉइन ग्रीको के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 16.6% तक टूटकर कारोबार कर रही थी। इस गिरावट के साथ बिटकॉइन $42,000 के निचले स्तर पर आ गई है। 10 नवंबर को यह डिजिटल करेंसी जबरदस्त तेजी के साथ $69,000 को छू गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वानखेड़े टेस्ट। दूसरी पारी में टीम इंडिया 69 रन बिना किसी नुकसान पर, कुल बढ़त 332 रन की हुई। पहली पारी में न्यूजीलैंड 62 रन पर हो गई ढेर। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में बिना विकेट गोए 70 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम फिलहाल 332 रनों से आगे है। मयंक अग्रवाल 38 रन और चेतेश्वर पुजारा 29 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले टीम इंडिया को पहली पारी में 325 रन पर ढेर करने के बाद न्यूजीलैंड भी मात्र 62 रन के स्कोर पर सिमट गई। शुभमन गिल को फील्डिंग के दौरान चोट लग गई थी, इसी कारण वह दूसरी पारी में ओपनिंग नहीं आए। उनकी जगह चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग साझेदारी निभाई। पहली पारी में 4 विकेट लेने के साथ ही आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में 12वें नंबर पर आ गए हैं। उनके कुल टेस्ट विकेट 423 हो गए हैं। वहीं दोस्तों एक कमाल आज के दिन यह रहा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने भारत के 10 के 10 विकेट ले लिए। जी हां दोस्तों, दुनिया में ऐसा करने वाले वे तीसरे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने कि 10 के 10 विकेट एक पारी के अपने नाम किए हैं। उनसे पहले भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले यह कारनामा कर चुके हैं। वैसे दोस्तों एजाज पटेल और उनकी टीम की खुशी पर पानी न्यूजीलैंड के 62 रन पर ऑल आउट होने से फिर गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर वेदर, इस तारीख से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिसंबर शुरू हो चुका है, इसके बावजूद लोगों को अभी तक कड़ाके वाली सर्दी का एहसास नहीं हुआ है। हालांकि अब मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक उत्तर भारत के कई पहाड़ी और मैदानी हिस्सों में बारिश हो सकती है। विभाग का कहना है कि 5-6 दिसंबर को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में तेज बारिश का अनुमान है। बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 5-6 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इससे दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बारिश होगी। इससे मौसम का मिजाज अचानक पलट जाएगा। बारिश होने से दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे रात के साथ ही दिन में भी ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक फिलहाल अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का हुआ निधन। बेटी ने भावुक पोस्ट लिखकर दी जानकारी। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है। उनकी बेटी और अभिनेत्री मल्लिका दुआ ने इस बात की पुष्टि की। उनकी पोस्ट के अनुसार विनोद दुआ का अंतिम संस्कार कल होगा। दुआ को इस साल की शुरुआत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हमारे निर्भीक और असाधारण पिता विनोद दुआ का निधन हो गया है। उन्होंने शानदार जिंदगी को जिया। दिल्ली की एक शरणार्थी कॉलोनी में पढ़े और 42 साल तक पत्रकारिता की दुनिया में नाम कमाया। वह हमेशा सच की आवाज उठाते रहे। अब वह हमारी मां के साथ हैं।
उनकी पत्नी चिन्ना स्वर्ग में है, जहां वे गाएंगे, खाना बनाएंगे और एक साथ यात्रा करेंगे। उनका अंतिम संस्कार आज लोधी शमशान घाट में होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश के जाने माने पत्रकार विनोद दुआ ने शनिवार को 67 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। दुआ ने कई न्यूज चैनलों में काम किया था और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाया। उन्हें पत्रकारिता के सबसे बड़े सम्मान रामनाथ गोयंका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनको पद्मश्री से भी सम्मानित 2008 में किया गया था। जून 2017 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए मुंबई प्रेस क्लब ने उन्हें रेड इंक पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन मुआवजे की मांग के बीच कृषि मंत्री बोले, अब कोई विषय नहीं बचा, कानून वापस हो चुके हैं और एमएसपी पर समिति बना दी गई है। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के नाम किसान संगठनों ने सरकार को दे दिया है, लेकिन इस मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोई जवाब नहीं दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने मुआवजे को लेकर भेजे गए नामों पर कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने इस दौरान कहा कि किसानों से संबंधित कृषि सुधार कानून वापस हो चुके हैं। इसके साथ ही किसानों की एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर एक समिति बना दी गई है। अब कोई विषय नहीं बचा है। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि अब वह वापस सामान्य कामकाज पर लौटें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और निजी कार्यक्रम में शामिल होकर आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, किसान सभी मांगे पूरी होने तक अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। यह फैसला आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को प्रदर्शन स्थल व दिल्ली से लगती सीमा सिंघू बॉर्डर पर हुई बैठक में लिया। मोर्चा ने इसके साथ ही आगे की रणनीति और केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए 5 सदस्यों की समिति बनाई है, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाला, गुरनाम चंडूणी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का और अशोक धावले को शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार को किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की गारंटी, मुआवजे और बाकी मांगों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि 7 दिसंबर को मोर्चे की दोबारा बैठक होगी। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 702 किसानों की सूची केंद्र सरकार को सौंप दी गई है, जिनके परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा था कि उनके पास आंदोलन में मरने वाले लोगों की जानकारी नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अटल बिहारी वाजपेयी चाहते तो 1000 बालाकोट कर देते, लेकिन उन्होंने राजधर्म निभाया, महबूबा मुफ्ती ने कहा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एजेंडा आज तक के मंच से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती के तेवर बीजेपी को लेकर जहां तक दिखे, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लगे हाथ तारीफ भी की। महबूबा मुफ्ती ने अटल बिहारी वाजपेयी को महान नेता बताया और कहा कि वह चाहते तो 1000 बालाकोट कर देते। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने ऐसा नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा न करके राजधर्म निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर को दिल की नजरों से देखा। ये सरकार गोडसे का कश्मीर बनाना चाहती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, हुर्रियत से बात की, परवेज मुशर्रफ को बुलाया, संसद चली, बात हुई। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की काफी आलोचना हुई। ये भी कहा गया कि एक भी गोली दागे बिना चला गया, शायद उनको इसी वजह से चुनाव में हार मिली। महबूबा मुफ्ती ने साथ ही यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भले ही चुनाव हार गए, हम उन्हें सलाम करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सीना 56 इंच का नहीं 67 इंच का है। उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35A का मसला भी उठाया और यह भरोसा भी व्यक्त किया कि जम्मू कश्मीर को यह विशेषाधिकार लौटाने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली खबरें जाने, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 26,49,32,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 52,43,000 से ज्यादा है। दोस्तों, इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, इंडोनेशिया आदि देशों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं जल्दी से क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,46,24,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,70,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब बिना गारंटी के किसान आसानी से ले सकेंगे 1.6 लाख रुपए का लोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसान हैं और लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको अब 1.6 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल जाएगा। इनकम डबल करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू की गई एक स्कीम है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार ही की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरह ही है। इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी के पालन के लिए मिलेगी। दोस्तों इसमें 1.6 लाख रुपए तक की रकम लेने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होती है। बैंकर्स कमेटी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ सभी पात्र आवेदकों को मिलेगा। इस योजना की जानकारी के लिए बैंकों द्वारा शिविरों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक पशु अस्पतालों में विशेष होल्डिंग लगाकर योजना की जानकारी दें। प्रदेश में लगभग 16 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास दुधारू पशु हैं और इनकी टैगिंग की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। जानिए किस शहर में है पेट्रोल डीजल सबसे सस्ता और महंगा। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। नए रेट के मुताबिक राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पर बने हुए हैं। वहीं डीजल के दाम 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर बने हुए हैं। दोस्तों देश में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में मिल रहा है। पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल 82 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है, जबकि डीजल 77 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। देश का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मुंबई में है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 98 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नई कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। सरकार दे रही है 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है, लेकिन यह है इलेक्ट्रिक कार पर। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पॉलिसी शुरू की है। दरअसल ई वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 का शुभारंभ किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित गोलमेज के दौरान इस नीति की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और राज्य के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विनिर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। गोवा में पंजीकृत सभी श्रेणी के ई वाहनों पर 5 साल तक पथकर की छूट दी जा रही है। राज्य सरकार ई वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी देगी और चार्जिंग ढांचा स्थापित करेगी। सावंत ने पीटीआई को कहा कि राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। शहर में चार्जिंग स्टेशन राजमार्गों की तुलना में कम दूरी पर होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक फाइनल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक समय रहते आईटीआर फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है बल्कि इसके और भी कई फायदे होते हैं। दोस्तों निर्धारित तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको 10,000 रुपए तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। समय पर आईटीआर दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है। समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस मिल सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर आईटीआर जमा करना फायदेमंद होता है। दोस्तों आयकर के नियमों के मुताबिक यदि किसी करदाता ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234B के तहत 1% प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। अगर समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, YouTube एप्लीकेशन ने वीडियो के लिए शुरू की लिसनिंग कंट्रोल सुविधा, यूजर्स उठा सकेंगे फायदा।
जी हाँ दोस्तों, YouTube ने कथित तौर पर एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए एक सुनने का कंट्रोल सुविधा शुरू की है। इस नई सुविधा का फायदा केवल YouTube प्रीमियम ग्राहक ही उठा सकते हैं। 9to5 गूगल की रिपोर्ट के हवाले से IANS की खबर के मुताबिक लिसनिंग कंट्रोल वीडियो विंडो के नीचे की हर चीज को एक विरल सीड में बदल देगा। प्ले, पॉज, नेक्स्ट, पिछला और 10 सेकंड, रिवाइज या फिर फॉरवर्ड मुख्य बटन होंगे। दोस्तों, खबर के मुताबिक लिसनिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करके YouTube ऐप यूजर्स चाहे तो नए गानों को प्लेलिस्ट में भी सेव कर सकते हैं। यह सुविधा अब YouTube एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध है और यह केवल YouTube प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए YouTube ऐप पहले ही गूगल प्ले स्टोर पर 10 मिलियन डाउनलोड को पार कर चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अंटार्कटिका में दिखा पूर्ण सूर्य ग्रहण। कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह चंद्रमा के पीछे छुप गया सूर्य। दुनिया ने देखा गोल्डन रिंग वाला सूर्य ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, कल साल का आखिरी सूर्य ग्रहण हुआ। यह भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 10:59 पर शुरू हुआ। तब आंशिक सूर्य ग्रहण था। दोपहर 12:30 बजे बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ। उस वक्त सूर्य का ज्यादातर हिस्सा चंद्रमा के पीछे छुप गया। 1 बजे के बाद सूर्य पूरी तरह चंद्रमा से ढका हुआ था। यह नजारा पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में सिर्फ अंटार्कटिका में दिखा। सेंट हेलेना, नामीबिया, लेसेथो, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण जॉर्जिया, सैंडविच आयरलैंड, क्रोजेट आयरलैंड, फाल्कलैंड आयरलैंड, चिली, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखा, इसलिए देश भर में इसका धार्मिक महत्व भी नहीं था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से लिख दीजिए इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक के विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।